हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था टीचिंग के मेथड्स के बारे में। हमारा यूनिट चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके अंदर हमने पढ़ा था टीचिंग के मेथड्स, कौन कौन से टीचिंग के मेथड होते हैं, किस प्रकार से टीचिंग को किया जाता है, वो सभी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा वो होगा टीचिंग मेथड के फाउंडर्स के बारे में और टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन। किस प्रकार से टीचर जब क्लास के अंदर पढ़ाता है और उसके लास्ट में जो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। आपको मैंने बता ही दिया है और उनकी चर्चा करेंगे फाउंडर्स की। तो टीचिंग के फाउंडर्स, आज हम फाउंडर्स की चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप इस तरीके से रो बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए दो। उसके अंदर एक तरफ आप लिख लीजिए टीचिंग के मेथड्स और एक तरफ लिखेंगे हम फाउंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जो टीचिंग के मेथड्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में करवा चुका हूं। दूसरा जो मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। इंडक्टिव मेथड, ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसी के साथ इसी से संबंधित जो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, उसके बाद अगला जो है यूनिट मेथड। दोस्तों ये जो यूनिट मेथड है, आपको पता है कि वो चाहे स्कूल लेवल हो, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, जो सा भी लेवल हो, किसी भी लेवल पर हम जो चैप्टर है, जो हमारा करिकुलम होता है, उसको हम एक सिलेबस यानी कि यूनिट के अकॉर्डिंग कराते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इकाइयाँ, यानी हिंदी में इसको इकाई भी कहते हैं। तो यूनिटों को हम जो सिलेबस को बांट कर यूनिट के अंदर उसको हम करवाते हैं। तो ये भी एक मेथड है टीचिंग का। तो इसके बारे में हम जानेंगे। एनटीए जो आजकल जो सवाल पूछता है वो फाउंडर से भी पूछ लेता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद अगला जो है हमारा कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, हिंदी में इसको कह सकते हैं अनुभव का शंकु। ये सवाल पूछा जा चुका है 2019 के नेट के अंदर। उसके बाद अगला जो आता है हमारा वो आता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, दोस्तों ये जो माइक्रो टीचिंग है यानी कि सूक्ष्म शिक्षण भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ये यूज़ होता है बीएड, यानी कि आप इसको कह सकते हैं जो ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है टीचिंग की कला को विकसित करने के लिए जो हमारे कोर्स होते हैं, यानी कि बीएड है, जेबीटी है, एमएड है, इस प्रकार के जो कोर्स होते हैं, उसके अंदर जो माइक्रो टीचिंग बच्चों से करवाई जाती है। यानी कि 5 से 7 मिनट का ये कोर्स होता है। 5 से 7 मिनट की प्रक्रिया होती है जो कि बच्चों को स्टेज के सामने उनको लाया जाता है और उसके अंदर बच्चों को 5 या 7 मिनट के अंदर ही बच्चों को टीचिंग करवाई जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं टीचिंग मेथड। यानी कि ये जो 7 आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से? प्रोजेक्ट मेथड। अब जान लेते हैं इनके फाउंडर्स कौन हैं। फाउंडर्स यानी कि इनके प्रवक्ता कौन है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मेथड की। इसके जो प्रवक्ता हैं बहुत ही जो प्रसिद्ध और फेमस वो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट मेथड को दिया है, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। क्या चीज़ होता है प्रोजेक्ट मेथड, या फिर परियोजना विधि जो हिंदी में इसको कहा जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा मेथड है वो है सुकरात द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सुकरात द्वारा। यानी कि जो महान, इसके बारे में हम बहुत मतलब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी, यानी कि यूनान यानी ग्रीक प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और
बहुत ही बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं अपने ज़माने के, दार्शनिक भी रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर विधि के बारे में आपको बता चुका हूं कि जैसे क्लास चलती होती है, फॉर्मेटिक जो इवेल्युएशन होता है क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा ही किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एनटीए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि किसके द्वारा ये मेथड दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडक्टिव की। इंडक्टिव मेथड के बारे में आपको बता दिया था कि ये इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही बहुत ही कंफ्यूज, यानी कि आपको पजल करने वाले दोनों के दोनों जो मेथड हैं, लेकिन इनका आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनटीए इससे भी संबंधित सवाल आपसे पूछता है। तो पहले जो मैं आपको बता दूं, इंडक्टिव जो मेथड है वो किसने दिया है, वो दिया है एरिस्टोटल ने। किसने? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, हिंदी में इसको हम कहते हैं अरस्तु। क्या? अरस्तु। अरस्तु द्वारा इंडक्टिव मेथड को दिया गया है। इंडक्टिव में यानी आगमन विधि, बच्चों द्वारा, मतलब कि सेंट्रल यानी कि स्टूडेंट सेंट्रल थ्योरी इंडक्टिव मेथड को कहा जाता है। चलिए, इसके बाद अगला जो आता है हमारा डिडक्टिव मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। इसको दिया है प्लेटो। प्लेटो द्वारा, इसके प्रवक्ता जो है प्लेटो है। प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड दिया है, जैसे कि ये आगमन विधि, ये निगमन विधि। निगमन विधि यानी कि टीचर सेंटर्ड थ्योरी, यानी कि इसके अंदर जो केंद्र पे जो होता है, जो मुख्य जो वो होता है, जो टॉप पर होता है, आपको बताया था ट्राइपोलर जो एक विधि बताई थी आपको, ये ट्राइपोलर जॉन डेवी ने जो दी है, इसके जो शीर्ष पर होता है इंडक्टिव मेथड में कौन होता है? स्टूडेंट। और डिडक्टिव मेथड में कौन होता है? टीचर। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। मैं दोस्तों आपको बार बार यही क्रिया बार बार दोहराता हूँ कि हमारा जो मोटिव है वो कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रटना। हम यहाँ पे ड्रिल मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह बारंबारता का यूज़ नहीं कर रहे हैं कि किसी चीज़ को आप 100 बार लिख के लाइए, 10 बार लिख के लाइए या फिर बार बार उसको याद कीजिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना, हमने इस चीज़ को समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सारी चीज़ आपको समझ आ गई। यानी कि आप जब भी टीचिंग का कार्य करते हैं या आप पढ़ते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे चाहिए रहा है कि आपके अंदर टीचिंग की प्रवृत्ति जागृत हो, आप एक टीचिंग की अभिक्षमता को अपने अंदर जगा लें, पैदा कर लें, जिससे कि आप अच्छे से एक अच्छे टीचर बन सकें। चलिए, उसके बाद बात करते हैं अगला जो हमारा है यूनिट। इसको हम रफ कर लेते हैं पहले। यूनिट मेथड। यूनिट मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे इसको किया जाता है। यूनिट मेथड दिया है एच सी मॉरिसन। एच सी मॉरिसन ने इसको यूनिट मेथड को दिया है। आपको मैंने बता दिया कि यूनिट मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, क्या है। करिकुलम को तरीके से, यानी कि एक योजना के अकॉर्डिंग इसको पार्ट्स के अंदर बांट लिया जाता है, इकाइयों के अंदर विभाजित कर लिया जाता है, उसके बाद बच्चों के सामने वो करिकुलम जो है पेश किया जाता है। तो इसलिए यूनिट मेथड का यूज़ होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियां और कॉलेज लेवल के पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, करिकुलम जो है, उनको विस्तार रूप देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए यूनिट मेथड का यूज़ किया जाता है, जिनके प्रवक्ता कौन है? एच सी मॉरिसन। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बात करते हैं कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव का शंकु। इसके जो प्रवक्ता हैं वो हैं एडगर डेल। कौन? एडगर डेल। एडगर डेल, यानी कई बुक्स के अंदर आपको ये गेल भी लिखा आता है, तो आपको ध्यान रखना है जो एडगर गेल है या डेल है, ये अनुभव के शंकु, यानी कि एक अनुभव का शंकु, इसको भी इन्होंने इस प्रकार से बांटा है। ये भी इन्होंने एक शंकु का रूप दिया है। इसके अंदर इन्होंने स्मृति, यानी कि याद करने की, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव जो है, उसको इस तरीके से याद करने को इन्होंने कौन को बताया है। ये क्या तरीका बताया कि ये पहले बताते हैं कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ता है उसको कितने प्रतिशत याद रहता है, जो बच्चा देखकर पढ़ता है उसको कितने प्रतिशत याद रहते हैं, जो बच्चा सुनकर पढ़ता है उसको कितने प्रतिशत याद रहता है, जो बच्चा देखता है और सुनता है और फिर पढ़ता है उसको कितने प्रतिशत याद रहता है। तो ये जो शंकु है, अनुभव का, एक्सपीरियंस का जो शंकु है, यानी कि कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का है, वो जो है एडगर डेल द्वारा दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग की चर्चा कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेनिंग, जैसे कि एक ट्रेनिंग होती है, किसी के लिए को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो
टीचर को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसके प्रवक्ता हैं वो हैं रॉबर्ट। कौन है? रॉबर्ट जो है इसके प्रवक्ता हैं। तो इस प्रकार से ये 7 महत्वपूर्ण आपको मैंने बताए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-4 और हैं, मैं बहुत छोटा पड़ गया हमारा, कोई बात नहीं, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद हम अगले की आगे चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन से मेथड जो है फाउंडर्स हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी अब सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद हमारा जो 8वां है वो है आई डिस्कवर, यानी कि होलिस्टिक मेथड। आई डिस्कवर मेथड जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं। उसके बाद हमारा 9वां जो है डायलॉग मेथड। और जो 10वां जो हमारा होगा वो होगा टूर मेथड। चलिए, ये जो मेथड है 3 होलिस्टिक आई डिस्कवर मेथड, यानी कि स्वयं खोज विधि, मैंने आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं। तो इसके जो प्रवक्ता हैं, इसके जो जिन्होंने ये स्थापित किया उसकी बात कर लेते हैं। वो कौन है? वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो होलिस्टिक मेथड को दिया है, इसके अंदर स्वयं द्वारा बच्चे खुद से कोशिश करके जो है समस्या का समाधान करते हैं। डायलॉग्स का मतलब होता है संवाद विधि जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि कहलाती है, क्योंकि जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारे नॉवेल्स हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो स्टोरियाँ होती हैं वो डायलॉग्स के अंदर होती हैं। जैसे कि आप थिएटर देखते हैं या फिर कोई ड्रामा होता है, उसके अंदर डायलॉग्स का यूज़ किया जाता है। तो जो रोल प्लेइंग मेथड है उसके अंदर ये डायलॉग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों क्लास के अंदर तो इसका यूज़ किया जाता है कि पहले से ही तय किया जाता है कि कौन कौन सी बातों को बोलना है, कौन कौन सी कहानियों को पढ़ाना है। तो पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, पहले ही इसका प्लान बना लिया जाता है। तो इसको कहा जाता है डायलॉग मेथड। डायलॉग मेथड जो है वो भी दिया है प्लेटो द्वारा दिया गया है। प्लेटो ने भी जो है डायलॉग मेथड को दिया है। इसी प्रकार अगला जो हमारा जो अंतिम है टूर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि बच्चों की स्थाई, यानी कि बच्चों की मेमोरी को स्थाई करने के लिए, उनकी नॉलेज को स्थाई करने के लिए हम बच्चों को टूर पे ले जाते हैं, पर्यटक स्थलों पर ले जाते हैं, जिससे उनकी जो मेमोरी है, स्थल जो मेमोरी जो वो देखते हैं, जो बच्चों, जैसे कि आप ताजमहल में बच्चों को लेके जाते हैं तो उनको ताजमहल की जो चीज़ें उनके जो मस्तिष्क में बैठती हैं, जो वो चीज़ देखते हैं वो परमानेंट हो जाती है। जो नॉलेज को परमानेंट करने के लिए टूर मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके प्रवक्ता हैं रन। कौन है? रन। तो इस प्रकार से ये 10 के 10 आप अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 ही हैं, 10 नहीं है, ये 30+ है, 25-30+ है। तो आप इनको अच्छे से 10 ही जो है हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर यूज़ होने वाले हैं। कोई यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय का जो सत्र होता है, इन पे हम 10 जो मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा डेल्टन विधि भी है, आप डेल्टन का भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मॉर्सन है, किंडर है। इस प्रकार से बहुत सारी विधियाँ हैं जो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके अलावा हम डेल्टन को भी इसी में ऐड कर लेते हैं, वो भी एक यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का ही है। डेल्टन मेथड हेलन द्वारा दिया गया है। हेलन पार्क हूस्टर डेल्टन मेथड को दिया गया है, जो कि प्रयोगशाला के अंदर यूज़ की जाती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद अगली हम चर्चा करने वाले हैं टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आज ही चर्चा करने वाले हैं। चलिए,
तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हम जो है लिख सकते हैं, मैं आपका उसको सलूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है पढ़ने वाला वो है टीचिंग एड्स, यानी कि टीचिंग के शिक्षण के घटक। टीचिंग एड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। टीचिंग एड्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हमें जो भूलने की आदत होती है, हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं, जिसको याद रखना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीचिंग एड्स के माध्यम से हम किसी चीज़ की नॉलेज को, जानकारी को स्थायी रूप दे सकते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। उसकी नॉलेज को परमानेंट बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। यही इसके मुख्य कारण है टीचिंग एड्स की। दूसरी बात, टीचिंग एड्स में क्लास को रुचिकर बनाने के लिए, यानी कि बच्चों का जो क्लास के अंदर पढ़ने की जो टेक्स्ट बुक है या जो भी कुछ आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसकी तरफ जो है रुचि बढ़े, उनका ध्यान आकर्षण हो, इसलिए उसको पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, बच्चों का ध्यान, तीसरी बात, जो बच्चों का ध्यान है वो केंद्रित करने के लिए भी हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। चलिए तो बस याद पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टीचिंग एड्स का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग एड्स जो होते हैं वो होते हैं विजिबल एड्स। कौन से? विजिबल एड। हिंदी में बात करें तो दृश्य घटक, यानी कि जिसको हम देखते हैं, देखकर बच्चों को टीचिंग करवाते हैं। उसकी आप उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैप, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन बोर्ड, या फिर डिजिटल बोर्ड भी आजकल जो यूज़ किया जाता है, डिजिटल बोर्ड्स। इस प्रकार से ये हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई ग्लोब है, ग्लोब का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ग्लोब, किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी डमी है, मॉडल, हम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। मॉडल, इस प्रकार से जो देखने वाली चीज़ें हैं, जो देखकर बच्चों को टीचिंग करवाई जाती है, जो कि बच्चे जिसकी तरफ आकर्षित होते हैं, केंद्रित होते हैं, वो जितने भी देखने वाले एड्स जो कि दृश्य घटक होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीए इससे भी सवाल कर लेता है हमारे को। तो उसके बाद जो अगला हमारा जो है नंबर 2 पर, वो है ऑडियो एड, यानी कि श्रवण घटक। हिंदी में श्रवण घटक यानी ध्वनि घटक, जो कि सुनने लायक होते हैं। जो सुनने वाले एड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके लिए भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सुन के शिक्षण करवाया जाता है, जो कि सुन के शिक्षण करवाया जाता है वो, तो इसके अंदर हम ले लेते हैं सबसे पहले रेडियो यूज़ होता है, सुनने वाला होता है। टेप का यूज़ किया जा सकता है, जो रिकॉर्डेबल होता है, टेप होता है। और बताइए, टेप हो गया। ग्रामोफोन का भी हम यूज़ कर लेते हैं। वायरलेस स्पीकर्स, ईयरफोन्स, जो कि वायरलेस ईयरफोन या स्पीकर्स के बीच में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है रेडियो, टेप, ग्रामोफोन, स्पीकर्स जो है हमारे, वो किस में आते हैं? ऑडिबल एड्स के अंदर। ऑडिबल जो जितने भी घटक होते हैं, जो श्रवण घटक होते हैं, वो यूज़ होते हैं हमारे किसके अंदर? श्रवण घटक, सुनने के लिए, सुनने के योग्य जो चीज़ें होती हैं वो सभी आती हैं ऑडिबल एड्स के अंदर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आप। उसके बाद अगला जो हमारा है
उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तीसरा जो है हमारा वो है विजिबल ऑडिबल एड्स, यानी कि दृश्य श्रवण घटक, यानी कि जो देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। वो तो साफ सी बात है। सबसे पहला इसके अंदर जो एड्स है कौन सा है? टीवी, टेलीविज़न। टेली मैंने बोलने वाला, विजन मैंने देखने वाला, टेलीविज़न। फिर कौन सा होता है? मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स। इस प्रकार के जितने भी डिजिटल्स जो हैं, जो देखने और सुनने के काम आते हैं, वो सभी जो आते हैं किस में आते हैं? ऑडिबल और विजिबल एड्स के अंदर। तो इस प्रकार से जो हमारे एड्स देखने और सुनने वाले होते हैं वो आते हैं ऑडिबल विजिबल में। जो आते हैं विजिबल में वो सिर्फ देखने वाले, ऑडिबल में सुनने वाले, और ऑडिबल विजिबल के अंदर देखने और सुनने वाले दोनों एड्स आते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है, 3 एड्स के अलावा एक और एड्स है, वो भी बता देता हूँ आपको। वो है एक्टिव एड्स। एक्टिव एड्स यानी कि सक्रिय घटक। कौन से घटक? सक्रिय घटक। अब इसको जान लीजिए ये क्या चीज़ है। सक्रिय नाम से ही पता लग रहा है कि एक्टिव, यानी कि जो एड्स एक्टिव रहने वाले होते हैं, एक्टिव करने वाले होते हैं, वो एड्स का यूज जो करते हैं उनको हम एक्टिव एड्स कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो समझिए आप। इसके अंदर आता है टूर, यानी कि जो बच्चों को टूर पर लिया जाता है। जो भी ऐतिहासिक जो टूर होते हैं या साइंस से रिलेटेड जो टूर होते हैं, कि बच्चों को म्यूजियम दिखाया जाता है, बच्चों को लैब दिखाई जाती है, वो जो सभी जो टूर्स होते हैं वो किस में आते हैं? एक्टिव एड्स के अंदर। दूसरा, ड्रामा। जो बच्चों को ड्रामा करवाया जाता है, बच्चों को स्टेज पर जो ड्रामा करवाया जाता है वो भी जो है एक्टिव एड्स के अंदर आता है। रोल प्लेइंग जो बच्चों की होती है, जो रोल प्ले करते हैं बच्चे, वो जो एक्टिव एड्स का ही यूज होता है, वो एक्टिव एड्स के अंदर आता है। उसके बाद थिएटर, जो थिएटर किया जाता है, थिएटर भी एक्टिव एड्स के अंदर आता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे को सक्रिय रखते हैं, यानी कि एक्टिव रखते हैं, वो जो एक्टिव एड्स कहलाते हैं। जैसे कि टूर है, ड्रामा है, थिएटर है, और जो भी जितने भी रोल प्लेइंग मेथड्स होते हैं, वो जो सभी बच्चों को एक्टिव रखते हैं, वो सभी एड्स एक्टिव एड्स कहलाते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आज हमने जो पढ़ा है टीचिंग, सबसे पहले हमने पढ़े मॉडल्स, यानी कि जो टीचिंग मेथड्स थे उनके फाउंडर्स के बारे में आज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा टीचिंग के एड्स के बारे में, टीचिंग के कौन कौन से घटक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो टीचिंग के घटक होते हैं, इनका जो यूज़ होता है, उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो दोस्तों ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि NTA UGC नेट के अंदर इससे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आज पूछे जाने वाले भी हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आपसे इसको कोई भी NTA आपको उदाहरण दे सकता है, इन सभी एड्स का उदाहरण दे सकता है भी ये एड्स क्या कहलाता है, कौन किस श्रेणी में आता है, कौन सा विजिबल है, ऑडिबल है या फिर एक्टिव है, आपसे ये पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आपको जो मेथड्स के फाउंडर्स हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर कौन है, या फिर इनके द्वारा कौन सा टीचिंग जो है मेथड दिया गया, आपसे इससे सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए जो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए बच्चों को जो है ये अब जो मेरा शेयर कीजिए लिंक जो है इसको बच्चों को भेज दीजिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और मेरे आने वाले वीडियो के लिए जो है नोटिफिकेशन वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिए, घंटे को प्रेस कर दीजिए। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।